नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी में जो 21 मार्च में जो सवाल पूछे गए थे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, वो मैं आज लेकर आया हूं आपके सामने। ठीक है, एक एक सवाल को ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से। सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 200√3 है तथा मीनार के पाद से 200 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति का मीनार के साथ उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिया। फिर अगला सवाल बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहला सवाल वो करते हैं। देखिए, आपको पता है ये क्या होता है, ये मेरा समतल होता है यानी कि धरातल होता है। ठीक है, इस पे एक मीनार खड़ा है। ठीक है, एक मीनार को हम क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। अब इसको हम मिला देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मेरा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। आपको पता है जब 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे नामकरण कर देते हैं ABC। ये मेरा क्या हो गया, मीनार। तो मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है, 200√3, यानी कि जो है ये कितना दे दिया है, 200√3 दे दिया है। ठीक है, तथा मीनार के पाद से, ये पता है पाद यानी मीनार के पाद से इसकी जो दूरी है कितना दे दिया है 200 मीटर की दूरी है। कितना है, 200 मीटर है। ठीक है, खड़े व्यक्ति का मीनार के साथ उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। ठीक है, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान क्या होगा। और आपको पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लंब हो जाएगा। और ये मेरा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार यानी कि बेस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा कर्ण। कर्ण हमेशा क्या रहता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। ठीक है, अगर थीटा यहाँ हो तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अभी थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे क्या लगेगा, P और B, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा। क्या लगाएंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/BC, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। आपको पता है tan थीटा का मान क्या होता है, P/B। यहाँ पे लिख सकते हैं AB/BC। ठीक है, चूंकि AB P है और BC क्या है, B है। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा है, इसको ऐसे रहने देते हैं। tan थीटा, AB का मान कितना है, AB का मान है 200√3। यहाँ पे रख दीजिए AB का मान 200√3 बटा BC का मान कितना है, 200 है। ठीक है, BC का मान 200 से 200 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, √3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री। आपको पता है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री मान होता है √3 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यही तो हमको निकालना था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, कुछ नहीं था, सिंपल था। यहाँ पे AB दे दिया है तो AB क्या है, P, और BC क्या है, B है। तो P/B होता है tan थीटा पर P/B। ठीक है, यहाँ पे AB/BC यहाँ में मान पुट कर दिए। यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल। एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। देखिए, दो संख्या की बात कर रहा है। एक पहली संख्या ले लेते हैं, अनुपात में इसको बनाते हैं। ठीक है, एक दूसरी संख्या है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या से। ठीक है, दूसरी संख्या को पता नहीं है तो दूसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, यानी दूसरी संख्या से 50% अधिक है। यानी कि 50% अधिक है तो क्या करेंगे, 100 में 50 जोड़ेंगे। अगर 50% कम रहता है तो 100 में 50 घटाते हैं। ठीक है, तो 100 में क्या करें, 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150। यहाँ से आप काट भी सकते हैं, अगर नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। यहाँ पे हम काट दीजिए, सही रहेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 2, 5 से ये 3, यानी कि कितना आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। देखिए, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से 1 कम है। ठीक है, पहली संख्या से कितना कम है, पहली संख्या से 1 कम है। किससे कम है, जिससे कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। किससे कम है, तो 3 से कम है, 3 को हमेशा नीचे रहेगा। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100/3
3, इसको हम लिख सकते हैं 33.1/3%, यानी कि 33.1/3% क्या है, कम है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमको पता नहीं है इसलिए हम 100 मान लिए। दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो 50% 150 हो जाएगा, तो यहाँ से काट दीजिए, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, 3 और 2 हो गया, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो पहली संख्या से 1 कम है। ठीक है, कितना कम था, 1 कम था, किससे कम था, तो 3 से कम था। ठीक है, तो जिससे कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे, याद रखिएगा, जिससे कम रहेगा उसको हमेशा नीचे रखेंगे। तो 3 नीचे हो गया, % निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी गुना कर दिए, 100/3, 33.1/3%, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे फिर। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा था। अगला सवाल जो साधारण ब्याज से पूछा था, सवाल है कि 2430 रुपये में 2% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, इजी सवाल पूछा था। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या क्रमशः 2 तथा 144 है, एलसीएम हो तो एचसीएफ क्या होगा। ये तो आप लोग ऐसे ही बना दीजिएगा। देखिए, साधारण ब्याज है तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है मूलधन गुने रेट गुने समय बटा क्या होता है 100। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रेट भी निकाल सकते हैं। रेट बराबर क्या हो जाएगा, एसआई गुने 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट गुने 100 बटा पी गुने टी हो जाएगा। यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एसआई गुने 100। देखिए, जब भी आप रेट निकालते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल निकालते हैं तो हमेशा एसआई गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा, जो बचेगा वो नीचे हो जाएगा, यानी कि रेट गुने टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर आप टाइम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम निकालते तो हो जाएगा यानी कि एसआई गुने 100 बटा रेट गुने प्रिंसिपल। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से देखिए हम निकालना क्या है, एसआई निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना दे दिया है, प्रिंसिपल है कितना 2430। ठीक है, 2430, रेट कितना दे दिया है, रेट है 2%, गुना समय कितना दे दिया है 3 वर्ष बटा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 काटिए, ऊपर गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, यानी कि 243 गुने 6/10। ठीक है, गुना कीजिए, 4 18 के 8 हाथ में रहा 1, 6 24, 1 25 के 5 हाथ में रहा 1, 25 के 5 हाथ में रहा 2। ठीक है, 6 दूनी 12, 13 14, यानी कि 1458/10, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 145.8। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पॉइंट में 1 शून्य जब ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट आ जाएगा, एक अंक के बाद इसका पॉइंट आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 145.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 2 तथा 144 है, एलसीएम 16 हो तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए, ऐसा सवाल में डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। हम सवाल बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या कितना दे दिया, पहली संख्या है 2, तो 2 पुट कर दीजिए, दूसरी संख्या कितना 144 और एलसीएम भी दे दिया कितना 16 एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 16 है, एचसीएफ तो निकालना ही है, एचसीएफ यहाँ से काट दीजिए, 16 44 से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि एचसीएफ बराबर आ जाएगा 18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं था। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। और ये आप नोट कर सकते हैं एसआई बराबर, ठीक है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, यानी कि क्या निकाल सकते हैं, मूलधन यानी कि धनराशि निकाल सकते हैं। और यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, एसआई गुने 100 बटा रेट गुने प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। समझ गए। फिर अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो पूछा था बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है 6 पर पावर 61 प्लस 6 पर पावर 62 प्लस 6 पर पावर 63 प्लस 6 पर पावर 64 प्लस 6 पर पावर 65 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन क्या लेंगे, तो 6 पर पावर
61 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा प्लस 6 बचेगा, 6 बचेगा प्लस 6 बचेगा, ठीक है, समझ गए। अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा। पावर में क्या होता है, गुना में पावर जुड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखिए 6 1 है, गुने 6 कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे 1 है तो क्या होगा, 6 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 6 62 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब बेस समान हो, ठीक है, जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। जब यहाँ पे आप गुना कीजिएगा तो सब क्या होगा, जुड़ते जाएगा। 6 1 2 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ जोड़िएगा तो 6 61 और 3 64, 61 और 4 65 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम 6 61 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ 6 61, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 6 1 तो 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, प्लस 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, प्लस 6 4 तो 6 4 हो जाएगा 36 के 6 हाथ में रहा 3, ठीक है, 6 3 9 और 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा 12 96, ठीक है। अब यहाँ से सबको ऐड कर दीजिए, जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6 1 गुना ऐड कीजिए। देखिए जब ऐड कीजिएगा ना तो जब ऐड कीजिएगा तो 15 55 आएगा, कितना आएगा 1555, ठीक है। जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1555। अब देखिए यहाँ पे क्या करना क्या है, अब देखना है कि किससे पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, यानी कौन सी संख्या से पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। ये मेरे 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये 1555 देख रहे होंगे, सिर्फ एक ही संख्या जो है उससे विभाज्य हो सकता है, किससे, तो वो भी 15 से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 15 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए कितना है 1555, इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे 5 से भाग देंगे तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। जब 15 से लगाइएगा तो 15 एकम 15, ठीक है, 15 चक 60, 15 थी 45, नहीं कट रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 6 पर पावर 61 गुना 3 गुने 311, ठीक है, लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 5 होगा, ठीक है, 5 गुने इस कितना पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम एक 6 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पर पावर 60 गुने 6 गुने 5 गुने 3 पर पावर 311, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक 6 हम ले लिए हैं, जब यहाँ पे जब गुना ही करेंगे तो बराबर सेम आ जाएगा, गुना होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, पावर सेम है, बेस समान है और पावर अलग अलग है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक 6 कॉमन ले लिए, ठीक है। जब एक 6 कॉमन लेंगे तो 6 पर पावर 60 गुने 6 5 30 गुने 311। अब देखिए ये जो 30 है, ये 30 किससे कटेगा, तो ये 30 जो है 15 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 15 से कटेगा। तो यानी कि ये जो इतना संख्या है किससे विभाज्य है, ये 15 से विभाज्य है, ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ कुछ किए नहीं है, देखिए इसको हम पहले तोड़ दिए, इसको तोड़ दिए कितना में, तो 5 गुने 311 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। अब 30 जो है 15 से विभाज्य है, तो ये जो संख्या है किससे विभाज्य हो जाएगा, तो ये 15 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो जाएगा 15 इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 15, समझ गए होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों अगला 6 नंबर सवाल और 7 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल है कि x - 1/x बराबर √21 है, ठीक है। तो x² + 1/x² गुना x + 1/x का मान क्या होगा। फिर अगला सवाल है 75 का 75% कितना होगा, ये सवाल पूछा था, ठीक है। हल्का सवाल है लेकिन ये देखिए सवाल को, ठीक है, ये बहुत अच्छा लेवल का सवाल है। x - 1/x बराबर √21 है। यहाँ पे देखिए रूट में है तो रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, तो रूट को हटाने के लिए एक ही उपाय है, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर √21 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, तो ab करेंगे यानी कि a फिर गुना b करेंगे। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, तो 2 रहने दीजिए। बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो यहाँ पे हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कटेगा तो क्या हो जाएगा 21 होगा।
अब 2 को बराबर को साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 21 और 2 कितना हो जाएगा, 21 2 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया, 23। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना आ गया, 23। इसके जगह हम 23 लिख देंगे। ठीक है, एक मान हमको पता चल गया। अब एक मान और निकालना है, x प्लस 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़िएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। जब कुछ भी कीजिएगा तो दोनों तरफ कीजिएगा। जब यहाँ पे यार 2 जोड़ेंगे तो बराबर के उस साइड भी हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, जब बराबर की साइड 2 जोड़ रहे हैं तो बराबर के उस साइड भी 2 जोड़िएगा। कोई भी काम बराबर के दोनों साइड होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब सवाल हो गया है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया है बराबर 25 हो जाएगा। कहे कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab। ab में हमेशा x और 1/x हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अभी स्क्वायर को बराबर को साइड भेज दीजिए तो x प्लस 1/x बराबर √25 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 23 बचे 115। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 के 5 हाथ में रहे, 15 10 के 11। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 115। कुछ नहीं था, सिंपल था, समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिए। जब स्क्वायरिंग किए तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब तोड़िएगा तो इतना आंसर आपका कितना आ जाएगा, 115। कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका समझ में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछे 75 का 75% कितना होगा। तो 75 का 75% कितना होगा, देखिए 75 का मतलब होता है गुना। 75% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब 75 में 75 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 8 7 56 56 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 56 25 बटा 100। डबल जीरो है तो कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बटा दीजिए, यानी कि 56.25 कितना आ जाएगा, 56.25 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56.25। यानी कि 75 का 75% कितना होता है, 56.25। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 8 और 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा था। सवाल है कि कोई धनराशि CI की दर से, ठीक है 8 नंबर सवाल की, कोई धनराशि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए स्वयं की 8 गुनी, ठीक है, कितनी हो जाती है, कोई धनराशि CI की दर से स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल अगर 100 होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल अगर 100 होगा तो मेरा यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट मेरा हो जाएगा 8 गुनी यानी कि 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है, क्या होता है मूलधन, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, मिश्र धन, ठीक है, क्या होता है, मिश्र धन, यानी कि स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन जो है कितनी हो जाती है, तो वो 800 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 8 गुनी यानी कि 800। प्रिंसिपल हमको नहीं पता था इसलिए प्रिंसिपल हम 100 मान लिए, तो स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यानी कि मिश्र धन हो जाती है 800 हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है, रेट हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर T होता है। क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू पर पावर T होता है। T मतलब समय यानी कि टाइम होता है। ठीक है, अमाउंट कितना दे दिया, यहाँ पे अमाउंट ले लिया है 800, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800। प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 100 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल 100, 1 प्लस R तो निकालना है, ठीक है 100, और यहाँ पे टाइम कितना दे दिया है, तो टाइम दे दिया है 3 वर्ष। ठीक है, टाइम है 3 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, पावर 3 है, तो इधर बराबर के साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 पर Q हो जाएगा। ठीक है, 8 पर Q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस R/100, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ इसको कर दीजिए 100 ऊपर गुना कर दीजिए 100 प्लस R/100, इसका मान कितना आ जाएगा, तो 2 का Q कितना होता है, 2 का Q होता है 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा बराबर 100
प्लस आर बाई 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 बराबर 100 प्लस आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 200 माइनस 100, यानी आर बराबर 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100%, रेट हो जाएगा इसका 100%। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे रेट कितना, हमको रेट ही निकालना था दर, तो दर कितना आ जाएगा 100%। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे देखिए धनराशि का मतलब वही मूलधन भी होता है, ठीक है। तो मूलधन हमको पता नहीं था, इसलिए मूलधन हम 100 मान लिए। तो 100 मान लिए तो बोला कि स्वयं की कितनी हो जाती है, स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 8 गुनी होती है, यानी कि अमाउंट जो है 8 गुनी यानी कि 800 हो जाएगी। तो अमाउंट को हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मिश्र धन। तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, अमाउंट बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पर पावर टी होता है। टी का मतलब टाइम, पी मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ए मतलब होता है अमाउंट। यहाँ पे पुट कर दीजिए मान, आपका आंसर कितना आ जाएगा 100%, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि 5 घोड़ा 9 दिन में 18 आदमियों का खाना खा सकता है, ठीक है। तो 15 घोड़े 66 दिनों में कितने आदमियों का खाना खा सकता है। यहाँ पे देखिए MDH, ठीक है, फॉर्मूला सुने होंगे MDH मसाला, तो यही लगेंगे M1 गुने D1 गुने H1, ठीक है, बटा W1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2 बटा W2, ठीक है। देखिए 5 घोड़ा 9 दिन में 18 आदमियों का खाना खा सकता है। यहाँ पे 18 खाना खा सकता है, यहाँ पे काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, खाना को खाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम M1 और D1 को लेंगे, यानी कि मैन और दिन। मैन की जगह क्या है, घोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 5 घोड़ा यानी कि 5 गुने D1 यानी कि 9 दिन, D1 यानी कि 9, इसका कोई काम नहीं है, H1 का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बटा कितना हो जाएगा W, यानी कि काम कितना कर रहा है 18 दिन में, क्या कर रहा है 18 दिन में खाना खा रहा है, यानी कि काम कर रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बटा 18 हो जाएगा बराबर M2 15 घोड़े, ठीक है। M2 15 गुने कितना दिन में, देखिए 66 दिन में, यानी कि 66 दिन में क्या कर रहा है, यहाँ पे यही तो निकालना है, यानी कि यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि 66 दिन में कितने आदमियों का खाना खा सकता है। अब यहाँ से आप काट दीजिए, तो 9 से 18 2 बार में कटेगा, ठीक है। 9 से 18 2 बार में कटेगा, 9 दूनी 18, ये 5 से 3 बार में कटेगा। अब तो नहीं कुछ कटेगा, यहाँ पे क्या जब 1/2 बचेगा तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। यहाँ पे आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, x बराबर 66 गुने 6, x बराबर क्या कितना हो जाएगा, 6 जग 36 के 6 हाथ में रहा 3, 6 जग 36 और 3 39, यानी कि 996 दिन में क्या करेगा, 996 दिन में खाना खा सकता है। यानी कि 5 घोड़ा 9 दिन में 18 आदमियों का खाना खा सकता है, तो 15 घोड़े 66 दिन में 396 आदमियों का खाना खा सकता है, ठीक है। 396 आदमियों का खाना क्या कर सकता है, ये खा सकता है। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला सवाल जो पूछा है, ठीक है, सवाल है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का अनुपात कितना है, 1:2:3 हो तो सबसे बड़ा एवं छोटा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1x, ठीक है, 2x 3x, तीनों कोणों का योग, तीनों ऐड कर दीजिए, ठीक है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जोड़ दीजिए, 3 दूनी 5 और 1 6, यानी कि 6x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर 180 डिग्री बटा 6 यानी कि 30 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा कोण का अंतर कितना होगा। सबसे बड़ा कोण निकालेंगे, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और इससे कितना आ जाएगा 30 × 90, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़ा कितना है 90 है, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर पूछ रहा है, यानी कि उसका अंतर पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री, यहाँ से x का मान 30 डिग्री निकाल दीजिए, बड़ा और छोटा 30 और 90 का अंतर 60 डिग्री, फिर ठीक है।
अगला सवाल देखिए 11 नंबर जो सवाल है, x प्लस वाई बराबर 1 है, ठीक है। x प्लस वाई का मान कितना दे दिया है, 1 है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ करना नहीं, आपको यहाँ पे q दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आप q कर दीजिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ q कर देते हैं। x प्लस वाई का होल क्यू बराबर 1 का q। कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है, कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ, बराबर की साइड भी और बराबर के उस साइड भी, दोनों तरफ हम q कर दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का क्यू तो 1। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का मान कितना है, x प्लस 1 का मान दे दिया है 1, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, यानी कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy बराबर 1 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। यही तो हमको निकालना था, यही ना निकालना है। देखिए यहीं पे इसका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ज़्यादा बहुत इजी सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy बराबर कितना आ जाएगा, 1। यही तो हमको निकालना था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्यू करना था। ये आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों अगला सवाल जो पूछा है ज़बरदस्त सवाल है, कि सवाल है 416, ठीक है। 416 भागा 17 बराबर 24.4705 हो तो 4.16 भाग 0.0017 का मान कितना होगा। इस सवाल को समझिएगा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। देखिए इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है भाग को जब हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 416 बटा 17, ठीक है। 416 बटा 17 बराबर 24.4705, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि 4.16 इसको बटा में लाइए तो क्या हो जाएगा 0.0017, ठीक है। अब यहाँ से जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 को नीचे 0 आ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 4 को 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। 0 से 0 0 से 0, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, ऊपर 100 है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा रहा है 416 बटा 17 गुना 100, ठीक है। ये 100 साइड में है, 416 बटा 17, यहाँ देखिए 416 बटा 17, तो 416 बटा 17 का मान हम लिख सकते हैं इतना, ठीक है, यानी कि इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो जाएगा 24.4705 गुना 100, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट हटाइए, कितना आ जाएगा, 4 0 1 2 3 4, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 0 है, ठीक है, तो 2 संख्या बाद पॉइंट बैठा दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 2447.05। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। सवाल बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे 416 भागा 17 पर इतना दिया हुआ था, इसको हम बटा मिला दिए तो इसका मान इतना आ गया। इसको हम यहाँ पे तोड़ दिए तो देखिए 416 बटा 17 आ गया, तो यहाँ से 416 बटा 17 का मान नहीं है, यहाँ पे हम पुट कर दिए, यहाँ से पॉइंट हटा के 4 0 2 0 कैंसिल हो गया, तो 2 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल है 13 नंबर सवाल। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और हर शिफ्ट में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी से डिनोट करते हैं, इसको एसपी से यानी कि सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। देखिए 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, कितना है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सीपी बटा एसपी यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीपी बटा एसपी आ जाएगा 9 बटा 10। सीपी कितना निकल गया 9, एसपी कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। अब कोई वस्तु का दाम है 9 रुपया, उसको हम बेच रहे हैं 10 रुपया में। कोई वस्तु का दाम है 9 रुपया, ठीक है, लागत मूल्य उसका है 9 रुपया और उसको हम बेच दिए 10 रुपया में, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपया, ठीक है।
प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट होगा 1 रुपया। यहाँ पे हमको निकालना क्या है, लाभ परसेंट क्या होगा, तो यहाँ से हमको लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है, लाभ परसेंट, सबसे पहले जाने लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 1 रुपया। लाभ किससे हुआ, तो जब हमेशा देखिए किससे हुआ, तो हमेशा हो लाभ या हानि हमेशा होता है सीपी पे। किस पे होता है, सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। तो सीपी कितना है, 9 है, तो 1/9 और 100 से, यानी कि परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यानी कि 100/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 11.1/9%। क्या लिख सकते हैं, 11.1/9% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो पूछा है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से है। सवाल है कि एक झंडा जमीन से 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एक झंडा जो है जमीन से 30 मीटर ऊंचा है। कोई लड़का जो झंडे को देखता है, ठीक है, झंडे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो लड़का यहाँ से देखेगा, ठीक है, यहाँ से देखता है, तो लड़के का झंडा के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो झंडे के पाद से लड़के का बीच की दूरी क्या होगा। देखिए जब फिगर आपका बन जाएगा ना, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, अगर आपसे फिगर बन गया, तो सवाल भी बन जाएगा। तो देखिए फिगर बनाना पहले, यहाँ पे देखिए ये धरातल होता है, हमेशा याद रखिए धरातल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक झंडा जमीन से 30 मीटर ऊंचा है, तो झंडा हमेशा क्या रहेगा, झंडा हमेशा सीधा रहेगा। क्या रहेगा, झंडा हमेशा सीधा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से ये इसको मिला दीजिए, तो जब ये मिला दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री में समकोण होता है। ठीक है, क्या होता है, समकोण। बोल रहा है 30 मीटर ऊंचा है, तो 30 मीटर क्या हो जाएगा, ये ऊंचा हो जाएगा। लड़का जो झंडे को देखता है, तो लड़के का झंडे का शीर्ष के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए जब यहाँ से देखेगा तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, हमेशा नीचे बनता है। ठीक है, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर, उन्नयन कोण नीचे और अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो उन्नयन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो झंडे के पाद से लड़के के बीच की दूरी क्या होगा, यहाँ पे लड़का खड़ा है, ये झंडा का पाद है, तो इसका बीच का दूरी पूछा है, यानी कि ये भुजा हमको निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, यानी कि थीटा, अगर यहाँ पे कोई भी थीटा यानी 30 डिग्री, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, और जो बच गया उसको हम आधार बोलते हैं। और परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, इसको हम नामकरण भी कर सकते हैं, A B C। ये क्या होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। ये मेरा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, हमको निकालना है ये भुजा। ठीक है, ये भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे P और ये B हो जाएगा, तो P B किस में आता है, tan थीटा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, tan 30 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, P/B होता है tan थीटा, P/B। यहाँ पे ले लीजिए AB/BC, यानी कि AB/BC। इतना हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, AB/BC। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। क्या होता है, 1/√3। AB का मान कितना है, AB का मान है 30, और BC का मान निकालना है तो x ले लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया, 30√3। ठीक है, इसकी जो क्या है, जो पाद से लड़के के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 30√3। यानी कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा 30√3। ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 30√3। अब यहाँ पे देखिए सवाल अगला है कि 15 नंबर सवाल, समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई क्या होगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है, √3/2 गुने भुजा, जिसको हम लोग ए से बोलते हैं। तो √3/2 यानी कि √3/2 भुजा कितना है, 10 है। ठीक है, 2 से 10 5 बार में, यानी कि 5√3 क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। भुजा कितना है, 10 दे दिया था, यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 5√3। ठीक है, 5√3 इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है,
√3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा। ये मेरा क्षेत्रफल हो गया, ये मेरा ऊंचाई हो गया। दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि √x + 1/√x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे x² है, x² लाने को क्या करेंगे? तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो √x, ठीक है, √x + 1/√x का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² + b² + 2ab यानी कि ab कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस कर दीजिए, x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा? 7। ये आ गया। अब निकालना क्या? स्क्वायर। तो फिर से स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, a² + b² + 2ab कटेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से मान कितना आ जाएगा? यानी कि x² + 1/x², ठीक है, 49 - 2, ठीक है, 49। यहाँ पे देखिए ये 2 घटेगा इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² + 1/x² बराबर 49 - 2 यानी कि x² + 1/x² बराबर 47। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 47। ठीक है, समझ गए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल था। फिर अगला सवाल है, यदि वृत्त की परिधि 30 पाई है, कितना है? 30 पाई। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। आपको पता है एक वृत्त होता है। वृत्त के बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए ये मेरा वृत्त है। ठीक है, वृत्त है, वृत्त के केंद्र होता है एक। ठीक है, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा, ठीक है, केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो वो मेरा वृत्त कहलाती है। सॉरी, वो मेरा त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, त्रिज्या कहीं भी खींच दीजिए केंद्र से, त्रिज्या यानी कि r, त्रिज्या को क्या बोलते हैं? r। ठीक है, त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ वृत्त की परिधि कितना है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि कितना दे दिया है? 30 पाई है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr बराबर 30 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 2 से 30 15 बार में, यानी r का मान कितना आ गया? 15। त्रिज्या का मान कितना आ गया? 15। हमको निकालना क्या? क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, r कितना है? 15। तो यहाँ पे देखिए पाई 15 गुने 15 यानी कि 225 पाई। कितना हो जाएगा? 225 पाई। आपका जो ऑप्शन में था शायद वो पाई में था। ठीक है, क्या चीज़ में था? पाई में, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 225 पाई। ठीक है, तो आज के इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना, फिर अगला जो एग्ज़ाम होगा उसका मैं एनालिसिस करवाऊँगा। अगर आपके पास सवाल आता है तो इस नंबर पे आप 77 590 46 891 पे क्या कर सकते हैं? व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप भेज सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसको एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।